हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा ये आपका पेपर 5 बीएड फर्स्ट ईयर, जो सब्जेक्ट का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है वो मैंने पार्ट 1 में बताया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम टू पॉइंट। तो ये क्या है आपका शॉर्ट आंसर पार्ट थर्ड। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है इसका पार्ट थर्ड का। तो फिर मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करा दूं इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे है। तो आपका 50 मार्क्स है टोटल। तो ये आपका 40:10 में आपका कन्वर्ट होता है। 10 हो गया इंटरनल, 40 एक्सटर्नल। अब हम लोग बाइफरकेट करते हैं 40 को। तो 40 को अगर बाइफरकेट करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 20 और 20। तो 20 में क्या है, तो ये 20 जो है ना, 2 नंबर का एक आएगा, वो भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। जो इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा ये 10 क्वेश्चन का जुगाड़ किया जाएगा। ओके। जो नेक्स्ट होगा 4 क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 नंबर का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब क्या है कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमें लगता है 4 या सॉरी 2.5 या 3 पेज आपको भरना पड़ेगा। उससे कम में काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेंस का एक ही फंडा है, पेज भरो। पहला कंसेप्ट है पेज भरना। देन आफ्टर सेकंड है आपको कि राइटिंग को मेंटेन करना है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। अगर ज़्यादा राइटिंग मेंटेन करेंगे तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट लेना है, आए चाहे ना आए। ओके। थर्ड आपका ये क्या है आपका पॉइंट, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप अगर 2.5-3 पेज लिखने जा रहे हैं एग्जाम में तो इसका मतलब हो गया कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ जान रहे हैं। तो कंसेप्ट का प्रायोरिटी उतना नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको कि पेज भरना है। सेकंड प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, राइटिंग। ओके। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 1 to 7 मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था। 8 to 10 का डिस्कशन सेकंड वीडियो में हुआ था। और इस वीडियो में आपका 11, 12, 13, 14 का डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ताकि वहाँ थोड़ा सा सेकंड टाइम आएगा तो आपको लगेगा जाना पहचाना क्वेश्चन है। तो 11 कहता है राइट क्रोनोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन। कि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक सिस्टम तरीके से चलना। जैसे आज से 10 साल पहले क्या हो रहा था, 20 साल बाद क्या हुआ, और एट ए टाइम आज हमारे टाइम में क्या है। दैट इज फोरकास्टिंग। कि प्रीवियस मेथड को देखते हुए आज का मेथड को पता करते हुए आगे का मेथड का हम लोग एनालिसिस करते हैं। दैट इज क्रोनोलॉजी। ओके। 12 कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट। 13 कहता है दोस्तों राइट इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट इन जनरल। 14 कहता है व्हाट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन डिसिप्लिन। तो आइए 11 नंबर देखते हैं सेपरेट। तो आपका हाँ 11 नंबर आ गया। ओके, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग ओके। ओके। कहता है राइट क्रोनोलॉजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसिप्लिन। तो कहता है डिसिप्लिन इन एडवेंटली हैव बीन अराउंड एज लॉन्ग एज ह्यूमन हैव बीन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। वही बात है, एज लॉन्ग एज मतलब कि हमारे पूर्वज क्या सीखे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, और आगे क्या लोग सीखेंगे। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, यही है आपका डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स दिस नॉलेज एक्सचेंज वाज नॉट लेवल द अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एन academic discipline similar to ones we know today was with the Greek in Socrates' time. During this time and extending closer to the present, education was strictly for the upper class. Also during this time, education was religion and military centered versus the disciplinary focused curriculum we know today. है ना। आगे कहता है कि द 18th 1800 शताब्दी की बात कर रहा है दोस्तों, कि द 18th स्टेटेड टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न, ऐसा होना चाहिए था मॉडर्न, मिसप्रिंट है मॉडर्न। ओके। मॉडर्न डिसिप्लिनरी सिस्टम वी नो द डिसिप्लिन दैट वी नो टुडे स्टार्टेड एज a scholars specialization in that field of interest, then continuing to share their knowledge with others. The scholars who have specialized in particular topics would collaborate together to determine definition for the field of study in order to create the discipline. As knowing
As knowledge along with communities grew, the need for professions grew as well, and these communities and professions carved out the academic discipline. Karnith, 1974, observed that, like any other social phenomena, academic discipline do have a history. Every discipline can be analyzed by looking at its historical development. Historian of science can look at the specific historical condition that lead to the foundation of an academic discipline and at how it changed over time, or in other words, its evolution. The historical perspective helps to understand the great continuity of discipline, but also the point of discontinuity or departure from obsolete practice and ways of thinking. कहता है कि sometimes this lead to the disappearance of in older discipline and the creation of new one that can replace it. In other words, the historical perspective capture the great dynamics of the development of science and the academic discipline. कह रहा है ना कि जैसे sometime this lead to disappearance of in older discipline and creation of new one that can replace it. कह रहा है कि समय के अनुसार जो पुराने आपके डिसिप्लिन थे ना वो डिसअपियर हो रहे हैं और जो नए जो क्रिएट हो रहे हैं ना न्यू जनरेशन के बच्चे, न्यू जनरेशन ह्यूमन, वो उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं. ओल्ड इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यू. इन ऑर्डर अदर वर्ड्स में देखा जाए तो द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैप्चर द ग्रेट डायनेमिक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड एकेडमिक डिसिप्लिन. आज का ज़माना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, उसके बेसिस पर पुराने कल्चर डिसिप्लिन चेंज हो रहे हैं. कहता है हिस्टोरियन विल ग्रेट जनरली लुक फॉर द वाइडर सोसाइटल कंटेक्स्ट एंड द ओवरऑल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डिसिप्लिन. फॉर एग्जाम्पल, the political climate or any particular needs society had a particular time, as well as internal factor that shaped its development. For example, Julie has pointed out that the academic discipline was an invention of the late Middle Age. The term was first applied to three academic areas for which universities had the responsibility of producing trained professionals: theology, laws, and medicine. Julie argued that this early discipline of knowledge was a response to external demands, while the a specialization into discipline that emerged in 19th century was due to internal reason. कहता है हाउ डज ए न्यू डिसिप्लिन इमर्ज. तो कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू डिसिप्लिन रिक्वायर टैलेंटेड साइंटिस्ट हु कैन टेक ओवर द बर्डन of intellectual leadership by defining what the new discipline is about and by giving it a clear agenda for research which can inspire followers. In other words, finding a new discipline needs adventurous pioneers who are willing to leave their original discipline behind and to cover new ground, which always include a certain risk that their new discipline will possibly fail. कहता है दोस्तों दिस मीन्स दैट प्रैक्टिकली एवरी न्यू डिसिप्लिन स्टार्ट ऑफ necessarily as an interdisciplinary project that combine element from some parent discipline with original new element and insight. Once the discipline is established, a new type of researcher is needed. है ना. कहता है कि अगर आप किसी एक डिसिप्लिन को अगर स्थापित करते हैं ना तो नए रिसर्चर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि न्यू जनरेशन ही न्यू चीज़ों को इन्वेंशन कर सकता है. ओके, द न्यू डिसिप्लिन नीड्स पीपल हु कैन कंसोलिडेट इट बाय फिलिंग इन द गैप्स लेफ्ट बाय पायनियर. Without this consolidator and synthesizer, a discipline will never develop some stable identity and will eventually go nowhere. So in consolidation phase, discipline will start restricting to original ideas and will become more and more focused on disciplinary coherence and orthodoxy. अब दोस्तों कहता है 12 नंबर राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट. तो कहता है दोस्तों कि द हिस्ट्री ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट ऑफ टुडे इज ऑफ रिसेंट origin. It has started around last few decades. This area of study has not been explored much and thus a very fertile area of research. कहता है कि हिस्ट्री ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का बात करें ना
today of recent origin. It has started around last few decades. This area of study has not been explored much and thus a very fertile area of research. This require one to study the socio-economic and political condition of India at different times, which have significantly influenced the system of education and from which the present system of education, including the set of subjects, has emerged. To understand the emergence of a school subject, we need to refer to the number of sources like the study of a school's laws and decrees, external prescription to teachers and students from authorities, enforcement of subject and pedagogy prescription. The 18th culture trend, which believed that individual experience being always the result of a particular social political context, influenced this trend of looking at a school practice as a resultant of socio-political context. कहता है कि to know about the emergence of a school subject, first of all, it is necessary to trace the disappearance of subject या subjects, its rise and fall at different times. According to the document, we need to verify the textbook, its content, language and style, etc., which give number of clues to trace the formation of a school subject. आगे कहता है दोस्तों, रिसर्च एंड राइटिंग बाय एक्सपर्ट revealed that existing pattern of subject in majority of our school today is the result of the historical and cultural phenomena through the years. The system of education, including the pattern of subject taught in the school, is highly influenced by different forces during the course of time. कहता है इन एंशियंट इंडिया, अगर a school were in the form of गुरुकुल, ये आपका चाइल्डहुड एंड पेडागोगी की जो सब्जेक्ट था उसमें क्लियरली मेंशन था कैसे जो है एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ, तो उसी चीज़ का रिपीटेशन है यहाँ. कहता है कि एंशियंट इंडिया में जो स्कूल होता था ना, जो आज के टाइम में जो मॉडर्न टाइम में स्कूल है, पहले इसको गुरुकुल के नाम से जाना जाता था. जहाँ होता क्या था कि वेयर नंबर ऑफ सब्जेक्ट बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इन नेचर वेयर टॉट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ अ स्टूडेंट. पहले जो है ना प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों दिया जाता था, पढ़ाया जाता था जैसा स्टूडेंट की ज़रूरत है. These were traditional Hindu residential school of learning. These were typically the house of teachers or the monasteries. During Mughal rule, मदरसा है ना, मुगल रूल में देखा जाए तो वही गुरुकुल मदरसा में कन्वर्ट हो गया. मदरसा were introduced to educate the children of Muslim parent. Okay, we come to know from the record of British time that indigenous education has widespread in 18th century, with a school of every temple, mosque or village in most regions of the country. The subject taught in this school included reading, writing, art, theology, law, astronomy, ethics and medicine, science and religion. Just forget it, this is the only to fill the line. अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखा जाए तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर में क्या काम हुआ. क्रिश्चियन मिशनरीज फ्रॉम England and other countries established a school throughout the country. This school marked the beginning of modern schooling in India and the subject they prescribed became the benchmark for a school in India. Today, majority of a school follow the same model given by British. कहता है this does not mean that Indians were not aware of different subject to be taught in a school. कह रहा है ना कि इसका मतलब ये नहीं कि इंडियंस में नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट टू बी टॉट इन स्कूल. जब ब्रिटिश टाइम में उनका जो अपना खुद का एजुकेशन होता था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन जानते ही नहीं थे कि वो लोग क्या पढ़ रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा. देयर वेयर वेल एस्टेब्लिश्ड सब्जेक्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन विच वेयर साइमल्टेनियसली taught in Indian school as mentioned above. These were closely related to life of a student and useful for daily living. Developing reading and writing skill in Indian language according to the linguistic background was the focus of Indian educational institution. Other subject, okay, होता है. Other subject had deep support in their discipline. These subjects were seriously taught in the school and college. Nalanda University, which was established in the 5th century, was offering education in well-established subjects like theology, logic, astronomy, metaphysics, medicine and philosophy.
Takshila 800 BC offered law, medicine, and military science along with archery, hunting, and elephant lore. Vikramshila had subjects like philosophy, grammar, Indian logic, metaphysics, etc. फिर कहता है दोस्तों, दिस थीम द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इन इंडिया इज वेरी वास्ट and demand as in depth the study of political, socio-cultural aspect of the country which have influenced the system of education of India. Make a thoroughly a study of this subject to deduct apt finding. नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इन जनरल। अब देखो स्कूल सब्जेक्ट जो है ना जनरल टर्म में क्या इसका इम्पोर्टेंस है, अब आप ही समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या लिखेंगे। तो फिर भी अब फोर्सफुली ही किया जा रहा है, इसको किसी तरह करना है। 14 क्वेश्चन, वाई शुड अ स्टूडेंट लर्न द सब्जेक्ट डेट आर टॉट इन अ स्कूल। पहला क्वेश्चन और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर स्टूडेंट उस चीज़ को क्यों याद करें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, बताइए। दिस क्वेश्चन इज नेचुरल फॉर एवरी लर्नर। ये क्वेश्चन जो है नेचुरल है सभी के लिए। आखिर क्यों हम याद करें भाई जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल में जा ही क्यों रहे हो। चलो इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि वाई शुड अ स्टूडेंट लर्न द सब्जेक्ट दैट आर टॉट इन द स्कूल। दिस क्वेश्चन इज नेचुरल फॉर एवरी लर्नर। एज टीचर इट इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग माई सब्जेक्ट। अगर हम टीचर हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आप टीचर बन गए, ओके, तो एज ए टीचर इट इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा प्राथमिक जो है ना कर्तव्य होना चाहिए कि हम जो है ना जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथ पढ़ा रहा हूँ तो उसके इम्पोर्टेंस, नीड, आवश्यकताएं हमें पता होना चाहिए। क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसकी क्या ज़रूरत है। 1 2 3 4 या आपका जो 2 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10, जो आपके मल्टीपल्स होते हैं, कहाँ यूज है, क्या यूज है, पता होना चाहिए। एटलीस्ट 5 टीचर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एनालाइज देयर आंसर। कहता है व्हाई आर यू टीचिंग द सब्जेक्ट दैट यू आर टीचिंग। ओके, व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। जो आप सोच रहे हैं क्या उस सब्जेक्ट का है कुछ, बताइए। आप नहीं बताइएगा तो आगे आंसर मिलेगा। आई हैव लिसन टू मेनी आंसर, बहुत सारा आंसर हमने सुना है, तो उसमें से देखते हैं। आई हैव टू टीच दैट इज प्रिस्क्राइब इन द क्यूरिकुलम। तो पहला क्या निकलता है कि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो क्यूरिकुलम में जुड़ा हुआ है ना। अब क्यूरिकुलम में जिसको जोड़ना था तो जोड़ा गया, जोड़ के चला गया नए नए रिसर्चर्स लोग, तो हम उसको पढ़ा रहे हैं। ओके, पहला तो ये आया आंसर। वी हैव टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड मेनी टीचर डू नॉट थिंक बियॉन्ड दिस। और हमको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, इसलिए एग्ज़ाम पर्पज़ से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाहर टीचर लोग सोचते नहीं हैं, ठीक है। वही कह रहा है कि मेनी टीचर डू नॉट थिंक बियॉन्ड दिस। बहुत से शिक्षक इसके बाद नहीं सोचते हैं, बस उनका लिमिटेशन इतना ही है कि हमारा क्यूरिकुलम में जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट, तो हम इसको पढ़ा रहे हैं और इसका एग्ज़ाम होगा तो वो एग्ज़ाम में उसको खुद को रिप्रेजेंट कर सके, इसके बाहर नहीं सोचते, ठीक है। देखो हमको समझाना है, ऐसा नहीं कि समझाना नहीं आता, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाएगा। समझना है तो और भी वीडियोज है। हमारा टारगेट है एग्जाम में लिखना, मीन्स लिखना, कंटेंट वहाँ कितना छाप सकें। मोर एंड मोर कंटेंट विल बी अवेलेबल इन शॉर्ट टाइम। चलो, द सब्जेक्ट आर द व्हीकल which are intended to take us to our goal. Our goals are clear, specific and focused. Each subject in the curriculum has been introduced with the definite purpose that would serve the individual to lead a quality life. The purpose of teaching subject is beyond finishing portion, prescribed or conducting examination and testing a student. We may able to reach our goals without conducting the regular examination also, and this may be realized in the classroom itself. Then what are the purpose of teaching or learning different school subject? Let us understand the advantage of learning a school subject. They are as follow. कहता है experts in the field of education have analyzed the nature of different subject and have found that learning of a few subjects would help to reach our goals. With this knowledge, they have prescribed the subjects that are meaningful in the context of a school to reach the goals of education. Let us see what purpose these school subjects serve in educational context. तो पहला पॉइंट कहता है कि द स्कूल सब्जेक्ट इक्विप
the individual with skills and competence required to lead a quality life. They promote the basic academic skill required for day-to-day life, living like communication, problem solving, analytical thinking, etc. कहता है नेक्स्ट कि दे गिव एन अवेयरनेस अबाउट द नेबरहुड इन विच इंडिविजुअल लाइफ्स. फिर कहता है दे प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. फिर कहता है लर्निंग ऑफ दिस सब्जेक्ट प्रोमोट द वैल्यूज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोशल कंटेक्स्ट लाइक लव, कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, टॉलरेंस. फिर कहता है द नॉलेज अंडर डिफरेंट सब्जेक्ट मेक द इंडिविजुअल अप्रिशिएट people and nature around her him. The social behavior of children is directed through the theme that are dealt under different subject. नेक्स्ट कहता है कि आपका द स्कूल सब्जेक्ट प्रिपेयर चिल्ड्रन टू डेवलप नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म एंड अदर पैट्रियोटिक फीलिंग. फिर कहता है स्कूल सब्जेक्ट हैव कनेक्शन विथ सोशल स्ट्रक्चर, सोशल रिलेशन एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन टू. Now it is being recognized that school subjects are important sources for studying about the society and problems in it. Next कहता है दोस्तों studying a school subject are necessary to investigate the link between a school subject knowledge and classroom pedagogy. Next है school subjects are now being considered as cultural and historical phenomena, so it is necessary to study about them. One of the important reasons for studying a school subject is then they provide a clear picture of school knowledge and practice. Next कहता है दोस्तों studying a school subject involve an understanding of theory of content that is crucial for disclosing the educational potential embodied in the content. A school subject are aimed to maintain the academic culture and develop the intellectual capacity of a student. बहुत लंबा है यार. A school subject are constructed for primary purpose of maintaining and enhancing economic and social productivity by equipping future citizens with the requisite knowledge, a skill and capital. A school subject are created to provide a student with meaningful learning experience that might lead to liberation and cause social activity. Next दोस्तों कहता है school subject are allowed for construction of knowledge and further provide a student with rewarding experiences that contribute to their intellectual growth. The school curriculum encourages a learner-oriented approach to construct knowledge under a school subject that allow a student to learn according to their needs and interest in their chosen field of study. कह रहा है इस पॉइंट को समझाना चाहिए. ये स्कूल सब्जेक्ट आर अलाउ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. स्कूल सब्जेक्ट आपको अलाउ करता है कि आप नॉलेज को नए नए तरीके से आप अपने विचारों को कंस्ट्रक्ट करें. एंड फर्दर प्रोवाइड अ स्टूडेंट विथ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस एंड डेट कंट्रीब्यूट टू देयर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. और आगे उसको रिवार्ड के रूप में उसको सम्मान देना चाहिए और उसका जो एक्सपीरियंस अनुभव है ना उसको आगे के ग्रोथ में उसको यूज करना चाहिए. ओके नेक्स्ट द स्कूल curriculum encourages a learner oriented approach to construct knowledge under a school subject that allow a student to learn according to their needs and interest in their chosen field of study. फिर कहता है आपका कि स्कूल सब्जेक्ट equip the student with general skills and learning abilities essential for facing the challenges of globalization and the knowledge based economy. Studying a school subject stands to offer a wide horizon for a student to create and explore, create new corridor leading to enlightenment. I कहता है studying a school subject help us to analyze how a school subject are influenced by society, culture and values of a nation. अब 14 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन. जो डिसिप्लिन का जो नीड है, इम्पोर्टेंस जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं. बिफोर डिस्कसिंग अबाउट हाउ एकेडमिक डिसिप्लिन हैव बीन क्लासिफाइड लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन फॉर क्लासिफिकेशन. हम लोग जो है पहले एकेडमिक डिसिप्लिन जो क्लासिफाई किया गया उसका डिस्कशन करने से पहले हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था कि इसको क्लासिफाई करना पड़ा. तो क्लासिफिकेशन इज वेरी कॉमन एंड नेचुरल एक्टिविटी. व्हेनेवर वी सी सम ऑब्जेक्ट और पर्सन और प्लेस वी कैटेगराइज देम विथ रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज. It helps us in number of ways. It helps us to recall and retrieve. Hence, people in the past realized the advantage of classifying knowledge and made attempt for it.
classification or typology are important because they help to bring order to a chaotic world. Just imagine you have a bulk of information and you want to make a study of that. What will do first? अब देखो समझो क्या कहता है कि आपके पास बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। और आप उसको क्या चाहते हैं कि आप उसको स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसको स्टडी कर लूँ। वाट विल डू फर्स्ट, आप पहले क्या करेंगे? यू विल कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन अंडर डिफरेंट हेडिंग टू कंप्रहेंड बेटर और टू मेक मोर मीनिंग आउट ऑफ इट। जैसे ये सब समझो सिंपल कि पहले के ज़माने में कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ये सब नहीं होता होगा, है ना। उस समय कॉमन पढ़ाई होती होगी, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ, लोगों का जो है डिमांड बढ़ा, तो उसको क्या हुआ कि वेरियस एरिया में डिवाइड कर देना पड़ा। क्योंकि किसी को एक ही सेक्टर में काम करने का मौका मिले और उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, इसलिए उसको क्या किया गया, फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया कि कॉमर्स जिसको इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में वो कॉमर्स जाए, जिसको साइंस रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है साइंस ले लें, और जिनको लगता है नहीं सिंपल आर्ट्स तो आर्ट्स ले लें। ठीक है, मैं किसी भी सब्जेक्ट को कम या बेसी नहीं कह रहा हूँ, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसीलिए पड़ी कि बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन एक इंसान नहीं रख सकता, उसको वो हर चीज़ को नहीं पढ़ सकता, इसीलिए उसको क्या किया, फर्दर कैटेगराइज किया गया ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। तो कहता है इन्फॉर्मेशन अंडर डिफरेंट हेडिंग टू कंप्रहेंड बेटर और टू मेक मोर मीनिंग आउट ऑफ इट। सेकेंड कहता है टाइपोलॉजीज अलाउ स्कॉलर टू ग्रुप थिंग्स अंडर फ्यू कैटेगरीज that assist in grasping relationship and trends. For example, if you have information about different animal and if you classify them on the basis of some criteria, it will help you to know the difference and similarities among them. This will help you to understand the relationship among different aspects like color of the animal and its food, size, geographical condition, strength, mobility, style, etc. फिर कहता है प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और फेनोमेना कैन लीड टू द डिटेक्शन ऑफ प्रीवियसली अनडिस्कवर्ड पैटर्न एंड टू जनरेशन ऑफ थ्योरी टू बी टेस्टेड। कहता है द मोर यू स्टडी बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन बेटर विल बी योर अंडरस्टैंडिंग। You understand the object or phenomena in depth, collect more information, go for more observation, leading to formulate theories. कहता है दोस्तों many of the theories have been put forward based on typology study. कहता है ना make our study simple and clear, allow together more details about a specific aspect, make our path of study easy, allow for the investigation of further knowledge through the process of compare, contrast and application of observed knowledge. नेक्स्ट कहता है दोस्तों इन बोथ साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक फील्ड, अगर साइंस और नॉन साइंस दोनों की बात करें तो एज इन डेली लाइफ क्लासिफिकेशन इज कॉमन एक्टिविटी, इट इज एम्प्लॉयड विद द पर्पस ऑफ गेटिंग मोर क्लैरिटी ऑफ कंटेंट। देयर इज नो वन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, different researchers take different bases of organization, however the majority of them have some identical feature. नेक्स्ट कहता है दोस्तों डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, तो कहता है द एकेडमिक डिसिप्लिन हैव बीन क्लासिफाइड बाय डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स विद डिफरेंट क्राइटेरिया। मतलब को समझिएगा, डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट क्राइटेरिया। लेटर टू अंडरस्टैंड सच थ्री क्लासिफिकेशन एंड दे आर एज फॉलो। तो तीन क्लासिफिकेशन का बात किया गया, देखते हैं। पहला है आपका कि द अप्रॉक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, सेकेंड कहता है टोटल क्लासिफिकेशन, फिर कहता है बिगलान 1970 क्लासिफिकेशन, फिर बिगलान बेचर टिपोलॉजी। कहता है आगे कि अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, इन अप्रोक्सीमेट क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन अरेंज इनटू फॉलोइंग सब ग्रुप्स। फाइन आर्ट्स में कहता है कि दिस इंक्लूड सच डिसिप्लिन एज आर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। The task of fine art is to evaluate the human activity from the aesthetic point of view. Second कहता है humanities which are history, language, literature, philosophy and religion etc. This subgroup also has its own task which is to be comprehend a human creature as a unique phenomena. आगे कहता है social science, है ना।
Social science are anthropology, archaeology, areas studies, culture and ethnic studies, economic, gender and sexuality, studies geography, political science, psychology, sociology. The aim of this group of academic discipline is to investigate social role of a human and the result of human activities. Social science are divided into general and concrete science. General discipline explore general human activities and concrete science investigate ह्यूमन एक्टिविटीज इन ए कंक्रीट सिचुएशन। तो इस तरीके से हमारा 14 क्वेश्चन का एक जो है बहुत ही बड़ा समाप्त हो गया। तो आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको क्या होगा, वर्ड मीनिंग पता चलेगा, कुछ कुछ की पॉइंट। तो उस पॉइंट को पकड़ के आप खींच सकते हैं 2-3 पेज का अपना जो भी आपका कोटा है। तो यही है हमारा पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। वीडियो का लेंथ 30 मिनट देखिए हो गया 3 क्वेश्चन को मात्र पढ़ने में। कौन कौन किया, 11, 12, 13, 14, सॉरी 4 क्वेश्चन। तो अगर समझाने बैठे हैं तो हो सकता है ये डबल ट्रिपल हो जाए 90 मिनट का। तो समझ सकते हैं कंटेंट ऑलरेडी कितना दिया हुआ है। अगर इसको लिखने बैठे तो 30 मिनट का हो जाएगा आपको 4 टाइम्स, क्योंकि बोलने और लिखने दोनों में टाइम का मिनिमम 2.5 या 3 मल्टीपल हो जाता है। अगर जो 1 मिनट में आप बोल पा रहे हैं, समझिए 2 या 2.5 मिनट आपको लिखने में लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।